अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आज के वीडियो का मौज़ू ये है कि आज हम बात करेंगे बिहार विधानसभा 2025 और एमआईएम से जुड़ी हुई खबरें। जैसे-जैसे चुनाव करीब आता जा रहा है और सरगर्मी तेज़ होती जा रही है, तो उसी तरह मतलब जो कैंडिडेट हैं वो फ़ील्ड में आकर, मैदान में आकर के अपना पसीना बहा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो जनता है और उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही है, उसके अंदर एक जो जिज्ञासा है कि वो क्या होगा इलेक्शन में और ख़ास तौर पर एमआईएम का क्या होगा? एमआईएम के विधायक जितने भी उम्मीदवार हैं, वो ब विधायक बनेंगे कि नहीं? इसको लेकर के कहीं न कहीं उनकी वो फ़िक्रमंद हैं और चाहे वो हमारे देश में हों, विदेश में हों। विदेशों में भी काफ़ी लोग रहते हैं बिहार से बिहार के लोग और उनको भी फ़िक्र है कि बिहार में क्या होने वाला है और वो मज़दूरी करते हैं, वहाँ जॉब करते हैं, तो ऐसे वीडियो को वो तलाशते हैं जिसमें एमआईएम की खबरें हों। और मैंने अपने वीडियो जो मेरे पिछले वीडियो को आप लोगों ने जिस तरह से सराहा है, जिस तरह से मोहब्बत दी है, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। एक दिन में आप लोगों ने इतने अच्छे व्यूज़ दिए हैं, इतने अच्छे सब्सक्राइबर जुड़े हैं हमारे साथ, उसके लिए मैं आपका एहसानमंद हूँ। तो मैंने जब उसकी रीच देखी तो वो विदेशों में भी लोगों ने इस वीडियो को देखा और एक बात समझ में आई कि लोग कितने फ़िक्रमंद हैं बाहर में कि अपने एमआईएम को लेकर के। क्यों? क्योंकि सिर्फ़ बात वही आती है अपनी क़यादत। दोस्तों, आज से कुछ साल पहले जब एमआईएम जब बिहार में आई और बाकी जगहों पर भी आई और यहाँ तक कि महाराष्ट्र में, मैं मुंबई में था, तो एमआईएम को लेकर के लोग इतने सीरियस नहीं थे। उनको लगता था कि वोट कटवा पार्टी है, वोट काट करके हरा देगी और बीजेपी सरकार में आ जाएगी। धीरे-धीरे लोगों का यकीन एमआईएम पर बढ़ता गया और फिर एमआईएम ने जो सीमांचल में अपना मतलब प्रदर्शन किया, उसके बाद लोगों का नज़रिया बदल गया और मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरह एक सिर्फ़ मतलब हद से 5 विधायक थे, लेकिन उसके बावजूद 4 विधायक जाने के बावजूद अख्तरुल इमान ने जिस तरह से फ़ील्ड में आकर के काम किया वो काबिल तारीफ़ है और बिहार का जो उन्होंने मोर्चा सँभाला है, उसको नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। दोस्तों सभी लोगों ने इस पे अपनी मेहनत की है इस पार्टी के लिए, लेकिन एक लीडर होता है और वो बिहार के लिए अख्तरुल इमान हैं और महाराष्ट्र में इम्तियाज़ जलील हैं जिन्होंने पार्टी को का विस्तार किया पार्टी के लिए बहुत ज़मीनी स्तर पे एक लड़ाई लड़ी। मैं यही कहूँगा दोस्तों कि जिस तरह इम्तियाज़ जलील को औरंगाबाद में हराने के लिए कई सारे मुस्लिम कैंडिडेट खड़े हुए उस वक़्त और मुस्लिमों ने जिस तरह से कैंपेनिंग की अपने ही लोगों की के खिलाफ़ और अपनी ही क़यादत के खिलाफ़, वो कभी भूला नहीं जा सकता और एमआईएम के जो कैंडिडेट थे इम्तियाज़ जलील, उनकी हार हुई। मुझे डर है और लेकिन मैंने जनता को देखा है, मैंने आवाम को देखा है कि वो एमआईएम से, मजलिस से किस तरह से मोहब्बत कर रही है और इंशाअल्लाह जीत हासिल होगी। लेकिन कुछ तो हैं जो एमआईएम के एंटी एमआईएम एक्टिविस्ट इन दिनों काफ़ी एक्टिव हो गए हैं, ख़ास तौर पर यूट्यूब पर। यूट्यूब पर व्यूज़ के लिए ऐसे-ऐसे हेडलाइन लगा करके ऐसे-ऐसे लोगों का बयान ले रहे हैं एमआईएम के खिलाफ़, क्योंकि जो इमाम से जुड़े हुए लोग हैं वो भी देखेंगे और जो उनसे उनके खिलाफ़ हैं वो भी देखेंगे, तो इस तरह वो अपने कंटेंट को रेडी कर रहे हैं। तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा, दोस्तों, मैं एमआईएम पार्टी का कोई एक्टिविस्ट नहीं हूँ, पहले ही बता दूँ। मुझे एमआईएम से मोहब्बत है, मुझे पसंद है ये पार्टी, उसकी आइडियोलॉजी जो कही जा रही है कि भाई अपनी क़यादत, मैं बार-बार इसी सब्जेक्ट पे आज का वीडियो रख रहा हूँ कि अपनी क़यादत, तो उस पर वो खरा उतर रही है और उस पर धीरे-धीरे जिस तरह से बढ़ रही है, मुझे उम्मीद है कि हमारे पास आगे चल कर के ऑप्शन होगा। हम ये मजबूर होकर के वोट नहीं देंगे कि चाहे कोई पार्टी हमारा नाम ले, ना ले, हमारे मसाइल को उठाए, ना उठाए और हमें दुत्कार दे, उसके बावजूद हमें मजबूर होकर के उन्हें वोट करना है। ये मजबूरी आज से कुछ साल पहले थी, लेकिन एमआईएम ने आकर एक ऑप्शन दिया कि नहीं, हम इन्हें वोट नहीं करेंगे। इसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए कहूँगा कि मैंने कल एक बयान सुना इम्तियाज़ असफ़ी साहब का कि वो इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते थे
और तब उनके जो समर्थक थे आसपास, उन्होंने कहा तो हम किसको वोट करें, ठीक है। तो इसलिए वो इलेक्शन में खड़े हुए हैं। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि जो एमआईएम को वोट करते हैं वो सिर्फ यही चाहते हैं कि अपनी क़यादत खड़ी हो, उनके मसाइल, उनके उनकी बातें, उनकी आवाज़ को बुलंद करने वाली एक पार्टी तो हो, उनके बारे में बात तो करे, और वो एमआईएम है। तो दोस्तों, आज मैंने एक वीडियो देखा, इम्तियाज़ असफ़ी साहब जो इज़हार असफ़ी साहब के साहिबज़ादे हैं, और चूँकि इज़हार असफ़ी साहब का भी मैंने वीडियो देखा था, जिसमें वो बड़बोलापन उनका नज़र आ रहा था, और इस बार पता चल जाएगा उनके बेटे के इलेक्शन से ही कि वो मतलब कितना दम रखते हैं अपने इलाके में, और उनसे लोग कितनी मोहब्बत करते हैं, ये उनके बेटे के इलेक्शन मतलब 14 नवंबर के दिन पता चल जाएगा। लेकिन मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ, मैंने देखा कि उस वीडियो में वो अपने बच्चों को लेकर के स्टेज पर हैं, अपनी मतलब शरीके हयात को लेकर के हैं, तो सब लोग रो रहे हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। क्योंकि दोस्तों, बच्चे के मतलब ऊपर गलत असर पड़ता है, क्योंकि ये साफ मैं कह सकता हूँ कि इम्तियाज़ असफ़ी साहब के जो आँसू है, वो मगरमच्छ के आँसू हैं, मगरमच्छ के आँसू। देखिए, इस देश में रोने वाले बहुत सारे लोग हैं। वो रो के इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। इम्तियाज़ असफ़ी साहब, आपकी जगह नहीं बनती है, इसलिए आप अपने इमोशन को कंट्रोल में रखें। कोई फ़ायदा नहीं, लोग ड्रामा ही समझेंगे। क्योंकि आप लोगों ने जितना बड़बोलापन विधायकी रहते हुए किया है, उसका सबक तो लोग मतलब आपको देंगे। आपके वालिद साहब ने, इज़हार असफ़ी साहब ने जिस तरह से एमआईएम को धोखा दिया, तो और अल्लाह ताला ने वो दिखा भी दिया कि आपको इस बार टिकट नहीं मिली। और दोस्तों, मेरे को एक शक होता है, ये मेरा अपना पर्सनल विचार है, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इज़हार असफ़ी साहब को खड़ा किया गया हो यही वजह से कि 2-4 हज़ार, 5 हज़ार, 10 हज़ार वोट काट देंगे तो मुसलमानों के वोट कट जाएँगे और कोई और पार्टी निकल जाएगी। और हो सकता है, कयास तो कुछ भी लगाया जा सकता है, ये मेरा कयास है। तो एनीवे, तो ये है। और देखिए, जिस तरह से राजद ने इज़हार असफ़ी साहब को टिकट नहीं दिया, क्या इज़हार असफ़ी साहब ने इतना बड़ा ड्रामा किया, जो एमआईएम के टिकट नहीं मिलने के बाद लोग जो ड्रामा कर रहे हैं, ये कहाँ तक जायज़ है? दूसरी पार्टी में बोलने की औकात है, या इस तरह से हंगामा करने की औकात है? नहीं है, इतना ड्रामा नहीं कर सकते। एमआईएम को टेकिंग फॉर ग्रांटेड ले रखा है, और असदुद्दीन साहब को तो मतलब सॉफ्ट टारगेट समझे हुए हैं लोग, और उन पर अटैक करना उनको, सब लोग को आसान लगता है। लेकिन याद रखिए, वो शेर है, दहाड़ेगा ज़रूर। तो गलत कर रहे हैं लोग, जो उनके विरोधी हैं। आपको ज़रूर मौका मिला है बैटिंग करने का, आप बैटिंग कर लीजिए, लेकिन मैच तो एमआईएम जीतेगी। देखिए दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मैं एमआईएम का कोई कार्यकर्ता नहीं हूँ, और मैंने पार्टी नहीं जॉइन की है। लेकिन मैं अपनी क़यादत, ये वर्ड मुझे यहाँ पे लगा, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं मजबूरी में किसी को वोट ना करूँ। मैं मेरा वोट मेरे लोगों के लिए हो, मेरे मसाइल को हल करने वाली आवाज़ के लिए हो। तो इसलिए मैंने ये वर्ड मेरे दिल में लगा, और मैंने इस को अपना एक मकसद बनाया। तो मैं इसलिए एमआईएम से मोहब्बत करता हूँ, और मैं यही कहूँगा कि अगर मैं कार्यकर्ता होता, कसम मैं खा के कह सकता हूँ, वो मौलाना सालिम साहब वाली कसम नहीं, अ, मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि मुझे ज़िंदगी भर अगर मैं एमआईएम का झंडा जो ढो कर रहना पड़े, तो मैं रहता। लेकिन मुझे पार्टी नहीं जॉइन करना है, और न मुझे टिकट चाहिए नहीं, और मुझे बनना ही नहीं है इस तरह का कुछ। तो इसलिए मुझ पर इल्ज़ाम लगाएँ नहीं, और मुझे ये कुछ लोगों ने कहा कि मैं बायस्ड हूँ, मैं तो जानता भी नहीं हूँ वो कौन कहाँ रहता है, मैं कहाँ से पैसे लूँगा। और मैं एक चीज़ जानता हूँ, मैं अपनी चीज़ों में खुश हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इतना कुछ है कि मुझे किसी की दलाली करने की ज़रूरत नहीं। जो लोग दलाली कर रहे हैं, जो एमआईएम को घेर रहे हैं, मैं इस बात को ज़रूर कोट करना चाहूँगा मौलाना अतहर साहब को, जो उनका एक वीडियो देखा रोते हुए, मुझे अफ़सोस है इस बात का। लेकिन देखिए, जिस तरह से उन्होंने रोने के बाद और एमआईएम को भला-बुरा कहा, पार्टी को भला-बुरा कहा है, असद साहब को, या
अख्तरुल ईमान साहब को भला बुरा कहा। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं अब मतलब अब राजद को आप लोग वोट कीजिए, उनके सपोर्ट में वो उतर गया। अब बताइए, जिसके खिलाफ आप ज़िंदगी भर मतलब ज़िंदगी भर इन द सेंस जब तक आपने पार्टी जॉइन रखी थी, तब आप कहते थे, उसके खिलाफ कहते थे। तो आप अब उसके सपोर्ट में कह रहे हैं लोगों को वोट करने। वोट आपकी जागीर नहीं है, याद रखिए। वोटर अपने मन से उसको लगेगा कि हाँ, मुझे ये वोट करना है राजद को, तो करेंगे, वरना नहीं करेंगे। देखिए, आज मुद्दा बहुत गरमा के रखा हुआ है कि सहनी साहब, मुकेश सहनी साहब को लड्डू और मुसलमानों को कद्दू। तो मैं बता दूं कि कद्दू का मुरब्बा बनता है। ऐसा ना हो इलेक्शन के बाद ये कद्दू का मुरब्बा बन जाए, ठीक है ना? और कोई और नहीं खाएगा, ये हम ही खाएंगे, जो गरीब और दबे कुचले लोग हैं, और वही खाएंगे। आप जैसे लोग जो दलाली कर रहे हैं, आपको खाने का मौका नहीं मिलेगा, ये याद रखिए। आप सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं। आप लोग बचकाना हरकत कर रहे हैं। मौलाना अतहर साहब, आपको पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो आप कहते कि राजद के, और आप जो बयान दे रहे हैं, कितनी बचकानी बयान है, आपको पता है? अल्लाह इंसाफ करेगा, याद रखिए। मेरा ये कहना है दोस्तों कि पार्टी में कई दावेदार होते हैं, टिकट तो किसी एक को ही मिलेगा ना। अब आप ये समझिए कि पिछली बार एक एमआईएम के कैंडिडेट बनाए गए, जो बेचारे गरीब थे। मैं गरीबी का मज़ाक नहीं उड़ा रहा हूँ, और लेकिन मेंशन करना ज़रूरी है कि अख्तरुल इमान साहब ने कहा कि हमने उन्हें टिकट दे दिया और उनके पास पम्पलेट्स छपाने के पैसे नहीं। तो आप खुद सोचिए कि मतलब फिर अभी कई बयान आए कि कई सारे गाड़ियों की ज़रूरत होती है, जब तक काफ़िला नहीं निकलेगा तो वो माहौल नहीं बनता। आप खुद सोचिए, यूट्यूब पे रहते हैं, आप देखते हैं, जब भीड़ देखते हैं तो एक इरादा बनता है कि अरे अच्छा, इसका माहौल है, इसकी हवा बन रही है। तो ये आज के इलेक्शन की ज़रूरत है। तो वो बेसिक चीज़ें हैं, अनाउंसमेंट है, और कार्यकर्ताओं को खाना-पीना, पेट्रोल डलवाना, ये सारी चीज़ें होती है इलेक्शन में, सब लोग को पता है। तो ये सब चीज़ें करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, और इसलिए कैंडिडेट को देखा जाता है कि कौन कैंडिडेट मतलब जो है वो इलेक्शन के लिए ये सब चीज़ एबल हो, और ये मतलब कर पाए। मैं यही कहूँगा। तो इसलिए पार्टी का एक अपना तरीका होता है काम करने का, और दूसरी बात, पार्टी में सिर्फ़ इलेक्शन लड़ना ही सब कुछ नहीं होता, संगठन का काम भी करना ज़रूरी है। मैं जानता हूँ कि आप बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, और उस संगठन के काम करने वाले लोगों को बहुत बड़े-बड़े ओहदे दिए गए हैं। आप झारखंड हो, यूपी हो, अल्पसंख्यक मंत्रालय दिया गया है, और जिन्होंने कभी इलेक्शन ही नहीं लड़ा है, और उन्होंने मतलब उनको मंत्री परिषद मिला, और वो मंत्री बन कर के ये है। तो ऐसे एमआईएम के भी मौके आते, तो थोड़ा सब्र कर लेते मौलाना साहब। तो सब्र किया नहीं इन्होंने, हड़बड़ी में खा करके अपना मुँह जलाया है। जैसे कि मैंने एक बयान सुना मौलाना सालिम साहब का, मैं नहीं चाहता था, लेकिन इन्होंने रोज़ एक सब्जेक्ट दे दिया, रोज़ आकर के एक वीडियो बनाते हैं, और हमें मौका मिलता है कि उन पे कुछ बातें कहें, वरना मैं नहीं चाहता कि उनको ज़्यादा तूल दूँ। तो रोज़ उनका एक वीडियो आता है, और वो एक अलग राग छेड़ देते हैं, जिस पर मजबूर होकर के हमें भी राग मिलाना पड़ता। तो आज मुझे यही कहना है कि वो उन्होंने कहा कि अपनी एक फिर से एक पार्टी बनाएँगे और उससे लड़ेंगे। और मैंने पहले भी कहा था, जब उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी थी, तो मैंने कहा था कि ये पार्टी छोड़ेंगे और ये पार्टी को धोखा देंगे, और वही हुआ। और आज भी कहता हूँ कि ये पार्टी बनाएँगे, वोट कटुआ होगा, लेकिन मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह कि इनकी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं होगा, क्योंकि ये वो सच्चे नज़र आते ही नहीं हैं। और कहाँ गया? अब मैं मेरा देखिए लॉजिकल सवाल होता है। मैं फालतू की बहस में नहीं पड़ता। तो मैं यही कहूँगा, लॉजिक यही है कि आप जब तक टिकट नहीं मिली थी, तो आपके लिए असदुद्दीन ओवैसी बहुत ही मतलब शेर थे, और क़यादत की बात करते थे, और वो एक ऐसे हमारे लीडर बने जो जो हमारी क़यादत को खड़ी कर सकते थे। और अख्तरुल ईमान साहब में एक बड़ा नेता आपको नज़र आता था। आज वो मतलब बेकार हो गए, और एमआईएम पार्टी बेकार हो गई है। आज आपको दूसरी पार्टी खड़ी करने की ज़रूरत पड़ रही है।
तो ये अफ़सोस होता है आपकी बातों से मतलब मुझे कि आपकी कोई मतलब एक स्टैंड नहीं है, आपका कोई सिद्धांत नहीं है, आपकी ज़बान में कुछ भी आ रहा है तो बोल रहे हैं। और एक मेरे कमेंट मतलब वीडियो पे कमेंट किया था एक मुफ्ती लिखते हैं। मैं तो कहता हूँ कि भाई ठीक है, आप एहतराम के काबिल हैं। मतलब मैं यही कहूँगा कि लेकिन जिस तरह की भाषा या जिस तरह से आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं सालिम साहब को, नज़रअंदाज कर रहे हैं सच को, लेकिन वो बयान कहाँ गया, वो बातें कहाँ गई जो अल्लाह ताला का नाम हवाला दे करके आप कहते हैं कि जब तक किसी बात की तफ्तीश ना कर दी जाए, जब तक सबूत नहीं मिल जाए, इल्ज़ाम लगाना बड़ा गुनाह है। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो फिर आप कह रहे हैं कि अख्तर-उल-इमान साहब ने या किसी भी एमआईएम के नेता ने आपसे पैसे लिए हैं, तो आप सबूत पेश करें। एक लीडर को मैं देख रहा था, उन्होंने कहा कि अकाउंट में इतने पैसे डाले गए, तो भैया अकाउंट डिटेल्स शेयर कर दो ना। तो ये जो झूठ का एक बड़ा-सा पहाड़ खड़ा किया जा रहा है, एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है एमआईएम को बदनाम करने के लिए, इसका कोई असर नहीं हो रहा है। मैंने पब्लिक के बीच जाकर के बातें की और जब मैंने उनसे बातें की है तो वो यही पता चलता है, उनका एक ही लाइन होता है कि अगर एमआईएम पार्टी किसी के गले में भी पट्टा डाल करके भेज देगी, तो लोग उसे वोट करेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो चंद चुनिंदा लोग चिल्ला रहे हैं कि गलत हुआ, ये हुआ, वो हुआ, इनको मौका मिल गया, ये शुरू से ही एमआईएम के खिलाफ थे। तो दोस्तों आज का जो वीडियो था इन्हीं मौज़ू पे था और मैंने अपनी बातें रखी। मैं वही बात रखता हूँ जो मुझे लगता है लॉजिकल और मुझे लगता है कि फ़िलहाल एमआईएम के लिए बेहतर है, एक हमारे समाज के लिए बेहतर है। तो मैं वो बातें आपके सामने रखता हूँ और हो सकता है मैं भी गलत रहूँ, लेकिन आपके अपने राय हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा कि बिना सबूत किसी पे इल्ज़ाम मत लगाइए और ये प्रोपेगेंडा मत फैलाइए। अतर जावेद साहब को भी मैं देख रहा था, रो रहे हैं। मैं एक ही सवाल करूँगा कि हर पार्टी में कई दावेदार होते हैं टिकट के, क्या सबको टिकट दी जाती है? अब वो अपने नामांकन के रद्द होने का भी इल्ज़ाम एमआईएम पे लगा रहे हैं। मतलब इनडायरेक्टली वो कह रहे हैं कि मेरे साथ साजिश हुई। मौलाना साहब आपको फॉर्म ही नहीं भरना आता है, मतलब आपके जो लॉयर आपने हायर किया। अब आप सोचिए कि अगर आपको एमआईएम टिकट दी होती है और आपका इसी तरह से पर्चा फेल हो जाता है, तो खामखा वहाँ से कोई और पार्टी जीत करके निकल जाती है। यही तो पॉलिटिकल मैच्योरिटी की कमी आपके अंदर है। तो दोस्तों यही बातें थी आज के मेरे इस वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए, बुरा भी लगा हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन कमेंट कीजिए, बताइए। मैं अपनी बात कहूँगा कि मुझे जो लॉजिकल लगा और मैं इसलिए कमेंट में आकर के मैं बात भी कहता हूँ, अपनी बातें रखता भी हूँ। और बहुत सारे दोस्त जो हैं वो मतलब जो यूट्यूब पे हैं हमारे साथ, वो कमेंट करते हैं और खिलाफ में उन्होंने कमेंट किया। आप जा कर के मेरी वीडियो में देखेंगे तो मैंने उनको उसका जवाब दिया और उससे वो मुतमईन भी हुए और एग्री भी किए कि हाँ, मौलाना साहब को थोड़ा सब्र करना चाहिए। जब मैंने लॉजिकल बातें कही, तो मेरी कोशिश रहती है कि जो बातें हैं वो तार्किक हों, लॉजिकल हों और सच हों, सबसे बड़ी बात। तो मैं अगले वीडियो में इसी तरह की बातों को ध्यान में रखते हुए आपके लिए वीडियो बनाऊँगा। तब तक के लिए अलविदा। आपको लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, वीडियो को ज़रूर देखते रहिए। अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। अलविदा दोस्तों।